बाय ज्ञान विविध्य चैनल। हमारा कक्षा 9 का छठा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने उत्तक से संबंधित इससे पहले वाले वीडियो में कुछ अध्ययन किया था, कुछ जानकारियां ली थी, जिसके अंतर्गत हमने देख लिया था पादप और जंतु उत्तक किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं। उत्तक पूरे चैप्टर का ही नाम उत्तक है, तो इसका मतलब इसके अंदर हम उत्तकों से संबंधित ही जानकारी लेंगे। उस पहले वाले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि पादप उत्तक जो होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं। उसमें हमने उनके दो प्रकार लिए थे, एक तो था विभज्योतक और दूसरा था स्थायी। विभज्योतक जो थे उसके अंदर हम पोर्शन के आधार पर शीर्षस्थ है, पार्श्वीय या अंतर्विष्ट है, इस प्रकार के उत्तकों के बारे में अध्ययन किया था। जटिल प्रकार स्थायी प्रकार के जो उत्तक है उनमें सरल और जटिल दो प्रकार के उत्तकों के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी। आज हम वो सरल स्थायी उत्तक जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सरल स्थायी उत्तक, ये स्थायी उत्तक का पहला भाग, ठीक है। स्थायी उत्तक इसके अंदर भी हमने देखा था विभिन्न प्रकार थे। विभिन्न प्रकार कौन कौन से, जैसे सबसे पहले हमने लिया था इसके अंदर पेरेंकाइमा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये होते कहाँ उपस्थित होते हैं। पादप के टीएस सेक्शन की बात की थी हमने, इस प्रकार से लंबवत काटना, उसके अंदर हमने देखा था कि बाहर की तरफ इस प्रकार से ये एक एपिडर्मिस, एक कोशिकाओं का समूह होता है, एकल परत में या दोहरी परत के अंदर ये उपस्थित रहता है एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के नीचे ही ये स्थायी उत्तक पाए जाते हैं, यानी एपिडर्मिस है, इसी की परत के अंदर हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के ऐसे समूह उपस्थित होते हैं जो यहाँ पर उपस्थित रहकर के अलग अलग प्रकार से कार्य को संपन्न करते हैं, यानी इनकी उपस्थिति के आधार पर इनके कार्य में चेंज आ जाता है। प्रकार तो एक ही है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक का मतलब क्या होता है कि बाद में उनमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती। विभज्योतक में तो क्या था कि विभाजनशील, यानी वो विभाजन होती रहती है, विभाजित होती रहती है, लेकिन स्थायी उत्तक में उनका विभाजन रुक जाता है। तो ये जो सरल स्थायी उत्तक है उसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा सरल स्थायी उत्तक। पेरेंकाइमा कहाँ होता है, ये इस एपिडर्मिस के नीचे की तरफ ही कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये कोशिकाएं पाई जाती है, इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह होता है। जितने भी हम स्थायी उत्तक में बात करेंगे सरल उत्तक की, उनमें सबसे ज्यादा भाग इन्हीं प्रकार की कोशिकाओं का रहता है। पेरेंकाइमा स्थायी उत्तक जो है उनकी संख्या सबसे अधिक अन्य उत्तकों से अधिक पाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति जो कोशिका के बाहर की तरफ होती है, ये कोशिका भित्ति पतली होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति पतली होती है, पतली प्रकार की पाई जाती है। तीसरा जो है इनके बीच बीच में ये देखिएगा इस प्रकार से कोशिकाएं जहां से एक दूसरे से सटी हुई है, वहां पर इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो रिक्त स्थल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जब दो कोशिकाओं के बीच में कुछ जगह होती है उसको हम कहते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश। अंतराकोशिकीय अवकाश या कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थल होते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित प्रकार की होती है, जीवित प्रकार की सेल से उपस्थित होती है, ठीक है। जीवित प्रकार की कोशिकाएं इसमें उपस्थित रहती है। इनका मेन कार्य क्या होता है, भोजन का संग्रह। तो ये भोजन भंडारण
यानी संग्रह का कार्य करते हैं। अब भोजन संग्रह का कार्य है, इसका मतलब समय समय पर जैसे जैसे पादप को भोजन की आवश्यकता होती है, उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे उस भोजन को आगे की तरफ पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने वाला भाग तो कौन सा है, फ्लोएम वाला, यानी जटिल जो प्रकार का उत्तक है, जटिल स्थायी उत्तक है, उसका एक भाग होता है फ्लोएम, उसके द्वारा होता है। लेकिन ये संग्रह का कार्य कौन कर रहा है, पैरेन्काइम प्रकार के स्थायी उत्तक कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम लेंगे, दूसरा प्रकार लेंगे कोलेन काइम। कोलेन काइम सरल स्थायी उत्तक। ठीक है, कोलेन काइम, कोलेन काइम प्रकार के जो उत्तक होते हैं उनका कार्य क्या, कोलेन से अभिप्राय होता है लचकता, यानी पादप के अंदर जो लचकता होती है, जैसे हम टहनी को अगर झुकाने की कोशिश करेंगे तो वो टूटेगी नहीं, झुक जाएगी। पत्ती को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पत्ती टूटेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। उस टहनी को भी हम मोड़ने की कोशिश करें तो वो मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। तो ये किस कारण से हो रहा है, इस प्रकार के उत्तक के कारण हो रहा है, कोलेन काइम प्रकार के उत्तकों की वजह से होता है। तो इसका कार्य क्या हो गया, इसकी विशेषता क्या होगी कि ये लचीलापन प्रदान करता है, किसको, पादप के विभिन्न भागों को। दूसरा, यांत्रिक सहारा देता है। यांत्रिक सहारे का मतलब जैसे आंधी आई, कोई भी तूफान आया, उससे पादप टूटेगा नहीं, झुक जाएगा, उसमें लचकता होने के कारण। और ये लचकता कौन दे रहा है, कोलेन काइमा प्रकार का उत्तक दे रहा है। तो ये क्या हो गया, यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य इससे का होता है। अब अगर हम इसकी उपस्थिति को देखें तो आप लोगों ने देखा होगा पर्णव्रंत। पर्णव्रंत जानते हैं क्या, पत्ती और जो टहनी है उन दोनों के बीच में पत्ती को मिलाने वाला जो भाग होता है, मैं कल पत्ती लेकर आऊंगी उससे आपको बताऊंगी, उसको हम क्या कहते हैं, पर्णव्रंत कहते हैं। तो ये उपस्थित कहाँ होता है, मोस्टली जो पर्णव्रंत होता है उस पर्णव्रंत के एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कौन सा, ये भाग वाला, इस एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित, ठीक है, नीचे उपस्थित होती है, यांत्रिक सहारा देती है। इन ये जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, अनियमित आकार की होती है, अनियमित आकार की, लंबी हो सकती है, नुकीली हो सकती है, जीवित प्रकार की होती है, लंबी होती है, मोस्टली तो क्या होती है, ये लंबी होती है, लंबी होती है और जीवित कोशिकाएं होती है, जीवित सेल्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की विशेषताएं लिए हुए होती है, अनियमित आकार की होती है। तीसरा जो प्रकार हम लेंगे वो आगे का इसमें देखते हैं, कोलेन काइमा लिया है। अब क्लोरेन काइमा, क्लोरेन का मतलब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट से जुड़ा हुआ है। तीसरा इसका जो प्रकार है वो है क्लोरेन काइमा, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं नाम। ये जो स्थायी उत्तक होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है क्लोरीन, क्लोरोफिल, यानी ये क्या है, हरित या क्लोरोप्लास्ट वाले, हरित वर्णक वाले उत्तक होते हैं। ठीक है, हरित वर्णक या क्लोरोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं उससे बना हुआ होता है। अब ये है हरित लवक वाला है, तो हरित लवक वर्णक का मतलब क्या है, लवक, हरित लवक या हरित वर्णक जो है उसका कार्य क्या होता है, पत्ती में पाया जाएगा और उसका कार्य क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो ये किस में सहायक है, प्रकाश संश्लेषण के कार्य को संपन्न करवाने में मदद करता है। पाया कहाँ जाएगा, पत्ती पर, या फिर जो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जो टहनियां होती है उनमें भी इसकी मात्रा कुछ पाई जाती है, तो भोजन को बनाने के लिए इनका ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। आगे जो हम लेंगे वो है आपका स्केलेन काइमा।
रेनकाइमा सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों है? क्योंकि ये दृढ़ता मजबूती प्रदान करने का कार्य इससे का होता है। तो ये इसकी पहली विशेषता क्या होगी कि ये कठोर और मजबूत होता है। तो ये क्या करेगा? कठोर और मजबूत है तो पादप को भी ये क्या करेगा? पादप में ये गुण उपलब्ध करवा देगा। ठीक है, पादप में कठोरता और उसको मजबूती कराने का कार्य कौन कर रहा है? स्केलेटल कायमा कर रहा है। ये इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नारियल जो होता है उस नारियल के बाहर जो हार्ड कवच होता है जिसको फोड़ा जाता है, रेशे वाला भाग होता है, उस भाग के अंदर ये उत्तक पाए जाते हैं। जो पादप होता है उस पादप की पत्तियां हैं या उसका फल है या बीज है, उसको कठोरता प्रदान करने का कार्य किसका होता है? इससे का होता है। ठीक है, तो नारियल के रेशे वाले भाग, रेशेदार भाग के अंदर ये उपस्थित होता है, यानी उसका कवच जो होता है उसके ऊपर ये मौजूद रहता है। तीसरा हम देखिए, ये जो खजूर होती है, खजूर की पत्तियां देखे होंगे काफी नुकीली होती है, कठोरता लिए हुए होती है, तो वहां पर भी क्या होता है? ये उपस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि ये पत्ती और जहां पर कठोरता प्रदान करनी है, मजबूती प्रदान करनी है, वहां पर ये उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है। इनके अंदर अंतरकोशिकीय बोलते हैं ना, वो स्थान क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता। कोशिकाएं पास पास में होती है, बिल्कुल सटी हुई कोशिकाएं होती है। अब जो ये कोशिका भित्ति की बात करें तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? कोशिका भित्ति मोटी होती है। अब जैसे इस नारियल के रेशे वाले भाग की बात करें तो इसके अंदर जो मोटी कोशिका भित्ति होती है, इसमें क्या होता है? लिग्निन नामक पदार्थ जमा हो जाता है और इसके कारण इसमें मजबूती आ जाती है, कठोरता आ जाती है, जिससे कि अतिरिक्त जल को बाहर से अंदर लाना है या अंदर से बाहर किसी अवयव को निकालना है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जमाव किसका है? लिग्निन प्रकार के पदार्थ का होता है। ये लिग्निन प्रकार का जो पदार्थ होता है वो उसको क्या कर रहा है? मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहा है। अब यदि हम देखें कि ये कोशिकाएं किस प्रकार की होती है, तो ये कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है, मृत प्रकार की कोशिकाएं होती है। यदि हम इनकी उपस्थिति को देखें कि पादप के कौन से भाग में होती है, जैसे अभी हमने देखा था तने में ये उपस्थित हो सकती है। इसके अलावा संवहन बंडल जिनकी बात कर रहे थे ना, जाइलम फ्लोएम इस प्रकार की होती है संरचनाएं, मज्जा किरणें होती है, मज्जा वाला भाग, पित्त वाला भाग होता है, ये सब मिलकर के उस भाग को निर्मित करते हैं, उनको संवहन बंडल कहा जाता है, संवहन पुल कहा जाता है। वहां पर होता है पत्ती जो होती है उन पत्तियों के शिराओं में हो सकती है, शिराओं में उपस्थित होती है। इसके अलावा अभी हमने इस फल की बात की थी, तो ये फल के कठोर भाग में होती है। पत्ती वाला हमने लिया है पत्तियों की शिराओं में, जो हमने खजूर का एग्जाम्पल लिया था, ताड़ के वृक्ष को हम देख सकते हैं। बीज होता है, बीज के भी जो कठोर आवरण होता है, बीज का कठोर आवरण, उसमें भी ये उपस्थित रहता है। ठीक है, अब एक और इसका प्रकार रह गया, मैंने कल आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो पांचवा जो प्रकार है वो कौन सा है? DE वाला, इसको बोलते हैं एरेनकाइमा। एरेन का मतलब होता है एयर से। ठीक है, एयर है तो कहां पर होगा? ये मैंने बताया था जलीय पादपों के अंदर होता है, यानी ये जो प्रकार के उत्तक होते हैं इनकी कोशिकाओं में वायु गुहिकाएं पाई जाती है, वायु गुहिका उपस्थित होती है और ये भी क्या होती है? बड़ी होती है, जिसके कारण उनमें वायु आ जाती है और वो पादप पे
जो है वो हल्का हो जाता है, जिससे जल के ऊपर वो तैरते रहते हैं। ठीक है, एरेनकाइमा प्रकार का ऊतक होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के हमने क्या किया, सरल स्लाइड ऊतक लिए हैं, जिनके प्रकार देखे और इनका कार्य देखा, इनकी उपस्थिति देखी, कहाँ पर ये उपस्थित होते हैं, क्या इनका कार्य होता है। इसके बाद में हम लेंगे कि एपिडर्मिस जो है, बार बार हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, बाहर वाला भाग होता है, ये हमने देखा था, लेकिन वास्तव में वो भी क्या है, एक सरल स्नायु ऊतक का कार्य करता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है, बाह्य त्वचा। किसकी, जब हम तलने की बात कर रहे थे या पत्ती की बात करते हैं, उनके बाहर की तरफ जो कोशिकाओं का भाग होता है, समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। जो सबसे बाहर होता है, वायु के संपर्क में वो ही रहता है, बाकी क्या होते हैं, अंदर की तरफ भाग पाए जाते हैं। सबसे बाहर तो यही है ना, इसका बाहर वाला आवरण। ठीक है, तो इस प्रकार का ये भाग इसमें मौजूद रहता है। अब अगर इसकी विशेषताओं को देखें तो ये एकल परत में होती है, एकल परत में, यानी कोशिकाओं का एक समूह है। जैसे अभी मैंने इसमें बताया था, आपको एक डायग्राम बनाया था ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से कोशिकाओं का ये एकल परत के रूप में संरचना पाई जाती है। जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, जैसे मरुस्थल, इनके जो पादप होते हैं, इन पादप के अंदर ये क्या होती है, मोटी परत होती है, मोटी परत होती है। क्यों होती है, देखिए अपना जो वार्पाठा होता है उसको देखिए, या जो कैक्टस होता है, थोर जिसको बोलते हैं, उसको देखिए, उनके अंदर क्या होता है, तलने वाला जो भाग है, या कोई भी पत्ती के भाग से संबंधित संरचना को लेंगे तो उसका जो एपिडर्मिस होगा वो क्या होगा, मोटा होगा, मोटी परत वाला होगा। पहली उसकी विशेषता। दूसरी, उसके ऊपर मोम जैसे पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। क्यों, क्योंकि वहां पर पानी की कमी होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो, जल हानि को रोकने के लिए वो क्या होती है, ये दो प्रकार की अनुकूलता उस पादप की एपिडर्मिस में पाई जाती है। उसका मोटा होना, दूसरा उसके ऊपर मोम जैसे परत का जमा होना। तो जल रोधी मोटी होती है और मोम जैसे परत इस पर पाई जाती है, मोम समान परत, जो इसको क्या करती है, जल रोधी बनाने के लिए। ठीक है, जल रोधी, जल के क्षय को रोकने के लिए ये होता है। ठीक, अब अगर हम देखें कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक गई, यांत्रिक जो आघात होते हैं उनसे सुरक्षा करने के लिए भी ये क्या करती हैं, यांत्रिक आघात से सुरक्षा इसी के द्वारा की जाती है। तूफान और आते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करना। तूफानों की बात नहीं करेंगे, जैसे हम लोग गए उसको छूने की कोशिश कर रहे हैं या उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कर रहे हैं कोशिश, तो वो क्या करेगा, अंदर की तरफ उस सूचना को, यानी इस कार्य को अंदर की तरफ रोकने के लिए वो प्रयास से रत रहता है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने हटके दे दिया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये यांत्रिक आघात होते हैं। बाहरी प्रकार से कोई आघात होता है तो अंदर वाले, जैसे अपना खोपड़ी है, ये खोपड़ी क्या करती है, मस्तिष्क जो अंदर ब्रेन वाला भाग है उसकी सुरक्षा का कार्य कर रहा है। यदि यहाँ पर कोई चोट लगती है तो पहले ये हड्डी, खोपड़ी वाला जो भाग होगा वो क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसके बाद में उसके अंदर तरल पदार्थ है वो उस चोट को सहन करेगा। सेम ऐसे ही इसके अंदर पहले वो एपिडर्मिस जो है वो इस प्रकार के यांत्रिक आघात का सामना करेगी और उससे अंदर वाले भाग को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो परजीवी कवक है
जो कवक इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है? दूसरों पर जीवन यापन करने वाला परजीवी, दूसरों को क्षति पहुंचाना और स्वयं का लाभ उठाना। जैसे अमर बेल है, उसको हम क्या कहते हैं? परजीवी है। परजीवी क्यों होती है? क्योंकि जिस पादप के साथ में वो वृद्धि कर रही होती है उसकी वृद्धि को रोक देती है और स्वयं वृद्धि करती है। खेतों में भी हम देखते हैं खरपतवार होती है, तो वो खरपतवार क्या होती है? परजीवी है। यानी वो जो फसल के लिए भोजन दिया जा रहा है उसको वो ग्रहण कर रही है। वैसे वो कर रही तो वो उस दूसरे वाले जो अवयव है, खाद्य पदार्थ है, सॉरी खनिज तत्व है, उनको ले रही है, लेकिन उस फसल के लिए वो क्या हो गई? घातक हो गई। जुएं जो होती है वो परजीवी होती है, अपना लाभ पहुंचाने के लिए क्या कर रही है? हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो ये क्या है? परजीवी प्राणी है। तो ऐसी परजीवी कवक होती है। कवक का मतलब क्या होता है? फफूंद होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मशरूम है या सांप की छतरी जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार के जो कवक होती है, या रोटी के ऊपर फफूंद दाना है, वो क्या है? कवक है। तो इस प्रकार के कवक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो क्या करती है? सुरक्षा करती है। कवक, परजीवी कवक होती है, उससे सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा इनके अंदर अंतरा कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, क्योंकि कोशिकाओं को आपस में किसी भी प्रकार के जो अवयव हैं उनका स्थानांतरण करने के लिए इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। ये वाला जो भाग होता है यानी एपिडर्मिस वाला है। अब देखिए अलग अलग प्रकार से, जैसे तने के अंदर है तो वो परजीवी कवक से सुरक्षा कर रहा है, जल हानि को रोक रहा है। जब ये जड़ के अंदर होगा तो क्या करेगा? जड़ के अंदर ये जड़ की जो एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है? जो जड़ की एपिडर्मिस होती है इससे इस प्रकार से एक कोशिकीय रोम जैसी संरचना निकलती है। ये रोम क्या करता है? मिट्टी से दूर से जल को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो जल अवशोषण का कार्य कौन कर रहा है? ये रोम कर रहे हैं। और ये रोम कहाँ पर उपस्थित है? इस जड़ के एपिडर्मिस वाले भाग पर उपस्थित है। रोम द्वारा जल अवशोषण किया जाता है। ठीक है, जल अवशोषण। तो मूल के अंदर इसका कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो अधिकांश जो पुराने वृक्ष हो जाते हैं उनको आपने देखा होगा काफी मोटे हो जाते हैं, उनके बाहर छाल बन जाती है, मृत भाग होता है वो छाल वाला। तो ये बनाने में कौन मददगार है? एपिडर्मिस है। वो क्या करेंगे? धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें वृद्धि होगी तो द्वितीयक विभज्योतक संरचना निर्मित हो जाएगी, और पहले वाली जो विभज्योतक होगी वो क्या हो जाएगी? साई मृत होकर के बाहर छाल का रूप ले लेती है। कोर्क जिसको हम बोलते हैं, ये कोर्क के अंदर ही तो सबसे पहले कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो वो कोर्क वाली संरचना किससे बन रही है? इससे एपिडर्मिस से। कौन से भाग से? द्वितीयक विभज्योतक से। बाहर इसको विभिन्न प्रकार की जो छाल रूप की संरचना होती है, मृत कोशिकाओं का भाग होता है, उसको ये बनाने में मददगार होती है। ये कोशिकाओं की परत एक दूसरे के ऊपर जमा होकर के वो छाल, जैसे हम कहते हैं ना कि वृक्ष बूढ़े हो गए, बाहर छाल निकल रही है, तो वो मृत भाग, मृत कोशिकाओं से बना हुआ भाग होता है। दूसरा, ये जो भाग होता है जिसको हमने छाल कहा है, छाल बनाने में कौन मददगार है? द्वितीयक विभज्योतक जब बनता है तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, किसका? इसका, छाल का। इस भाग को जब बनाया जाता है या बन जाता है तब यहाँ की जो कोशिकाएं होती है, जो ये मृत बता रहे हैं कोशिकाएं, इनके बाहर एक सुब्रीन नामक पदार्थ होता है। इसका क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। क्यों होता है? जिससे कि जल और हवा है वो इसके अंदर क्रॉस नहीं हो सकती, इसके अंदर आ नहीं सकती अभेद के लिए।
किसको? जल और वायु, इन दोनों के लिए क्या होती है? अभेद होती है, अभेद होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये संरचना इसमें उपस्थित रहती है। इसके अलावा ये जो एपिडर्मिस होता है, इस एपिडर्मिस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से जो सेम का बीज होता है या वृक्क जो किडनी होती है, उसके शेप में ऐसी दो कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये कोशिकाएं बिल्कुल सटी हुई रहती है। ये छिद्र कहलाता है, छिद्र, जिसको रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र या छिद्र होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? यानी ये भाग की कोशिकाएं हैं जो एक विशेष अनुकूलता बनाने के लिए रक्षक कोशिका को निर्मित करती है। संख्या में 2 होती है। ये कोशिकाएं क्या करती है? इस रंध्र को, छिद्र को बंद करना और खोलने का कार्य करती है। इस रक्षक कोशिका की जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, वो क्या होती है? पतली होती है। और बाहर वाली क्या होती है? बाहर वाली कठोर होती है। ऐसा क्यों होता है? ये कोमल होती है। ठीक है, ये कम कठोर होती है, कम मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? जब ये जल को अवशोषित करती है तो ये क्या होती है? फूलती है। फूलने से क्या हो जाएगा? वो जो अंदर जो भाग था वो क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा और रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक है, रंध्र बंद होना और खुलना किस समय? जल की उपलब्धता और अनुपलब्धता। जल को बाहर निष्कासित करना है, रंध्र खुल जाएंगे। बाहर से वायु को, ये अलग तने और के अंदर भी पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो हवा को यानी ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, इस प्रकार का जो कार्य है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो ये रंध्र जल और गैसों के जो परिवहन है, आदान प्रदान का कार्य गैसों का, वो इसके द्वारा किया जाता है। तो एपिडर्मिस की एक संरचना हो गई, जैसे ये रोम छिद्र है, रोम है, ऐसे ये रंध्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एपिडर्मिस वाली संरचना हमने देखी। अब कल हम इसका जो दूसरा प्रकार है, उसका स्थायी ऊतक का, जटिल ऊतक वाला, वो हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।